मराठवाड़ा के भूषण व माजी राज्यसभा के सांसद जनार्दन जी हमारे, जिन्होंने अभी सभा को संबोधित किया, हमारे स्नेही सहकारी विक्रम जी काळे, व्यासपीठ पर उपस्थित सूर्य नारायण जी रणसुभे जी, जिनके लिए हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, तो हमारे संस्था के प्राध्यापक व अतिशय अच्छे लेखक रंजीत जाधव जी, हमारे संस्था के सचिव श्यामराव देशमुख जी, वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबरगांव के प्राचार्य डॉक्टर रामबाग जी, यहाँ उपस्थित सभी रंजीत जाधव के लिए एकत्रित व आमंत्रित सभी मान्यवर, आज एक कार्यक्रम उनके 3 ग्रंथों का लोकार्पण करने के लिए सबको इकट्ठा किया गया और हमें इकट्ठा करने के पीछे जो इस संस्था के लोग हैं, राजेश लोके जी हों, दिलीप जी हों, पठान जी हों, विवेक जी हों और सभी हमारी पाटिल ताई जो हमें इस कार्यक्रम में अपनी वाणी से संबोधित कर रही है, हमारे लिए जो अच्छे शब्द उन्होंने यहाँ कहे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। I would really like to appreciate the introduction that you gave about me and my name. क्योंकि राजनीति में आने के बाद मैं हमेशा अपने पिताजी से ये 2 शब्द सुनता रहता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये 2 शब्द जो हमेशा वो कहते हैं, वो साईं बाबा मंदिर में जो लिखे हुए हैं, साईं की वाणी है, श्रद्धा और सबूरी, ये उसके लिए होंगे। उनकी आस्था हमेशा साईं बाबा की हो रही है। हम बचपन से साईं बाबा मंदिर शिरडी जाते हैं, वहाँ पे उनके दर्शन लेते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कभी भी हमेशा साहब, चाहे काका हो, साहब हो, परिवार के सभी, हमेशा वहाँ मंदिर में वो शब्द लिखे पाए गए। हमेशा बचपन से लगता था कि श्रद्धा सबूरी शायद हमेशा साहब अपने कार्य में या उनकी वाणी से जो बताते थे कि राजनीति में श्रद्धा और सबूरी रखना कितना जरूरी है। लेकिन जब तक अपना खुद का अनुभव इन सब चीजों में नहीं होता, और जब मैं राजनीति में आया, जब मेरा राजनीतिक परिवार या मेरा राजनीतिक समय शुरू हुआ, तब मात्र पता चला कि सभी को कहना पड़ता है धीरज से काम करो। तो शायद तब जाके पता चला कि मेरे माता पिता ने मेरा ये नाम क्यों चुना। वैसे भी मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, मैं, मेरे 2 बड़े भाई, तो शायद छोटा होने के कारण हमेशा घर पे भी यही था, धीरज से काम। क्योंकि अभी 1, 2, 3 तक आते आते तो सब्र करना आदमी सीख ही जाता है। यादव जी बराबर है कि जिंदगी में सब्र करना मैं तब से ही सीख चुका हूँ। अब मेरे नाम का फायदा लोगों को हो, मेरे स्वभाव में, मेरे आचरण में मेरे नाम की प्रतिमा लोगों तक पहुंचे, इसका मैं प्रयत्न करता रहता हूँ। आपके आज के शब्दों से लगता है कि कहीं ना कहीं इतने वर्षों में जो मैं काम शुरू किया, कहीं ना कहीं आप तक वो पहुंचा है। इसलिए आपने वो सराहा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन, आभार करता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए 3 ग्रंथों का एक साथ आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कोरोना के काल में सभी को एक दूसरे से दूर रखने के लिए अपनी अपनी सुरक्षिता है। दूर हम कोई मन से दूर नहीं हुए, विचार से दूर नहीं हुए, लेकिन अपनी सेहत, अपना आरोग्य ठीक रखने के लिए थोड़ा हमें सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ा, अपने अपने परिवारों को अपने से दूर रखना पड़ा, एक दूसरे घर पे आइसोलेट होना पड़ा, क्योंकि सबसे देश के लिए, हम सबके लिए एक जरूरी माना गया। आरोग्य विभाग ने जो हमें कुछ निश्चित नियमावली दी थी, उसका पालन करते हुए रहना पड़ा। और उसी दरमियान योगायोग है कि गए 2 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार का भी यहाँ स्थापन हुआ। वो सरकार भी 3 पक्षों की है। आज किताब का समारोह भी 3 पुस्तकों का ही है। कहीं ना कहीं हर एक योग आने के लिए कहीं ना कहीं 3 का आंकड़ा
पार करना जरूरी था, शायद इसी वक्त ही ये 3 पुस्तक कंप्लीट होने के बाद ही आज हम सब एकत्र हुए हैं और महाविकास आघाड़ी की सरकार के प्रतिनिधि, यहाँ के साहित्यिक, यहाँ के विचार रखने वाले लोग, हम सब आज इकट्ठा हुए। यादव जी ने अपने प्रास्ताविक में कहा कि हिंदी भाषा का और रंजीत यादव का जो एक संबंध है वो बहुत पुराना है, जो एक लगाव है वो बहुत पुराना है। और वो तब आपको पता चला कि जब उन्होंने अपनी शादी की पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका जो हिंदी में आपको भेजी, तो उसमें आपको पता चला कि ये हिंदी भाषा से इनका लगाव कितना है। मुझे उससे पता चला कि ये लगाव नहीं है, ये उनका पहला प्यार है। क्योंकि अपनी शादी की निमंत्रण पत्रिका अगर कोई हिंदी में देता हो लेकिन अपनी अर्धांगिनी मराठी बोलने वाली हो, तो इससे ये पता चल जाता है। और विक्रम काळे जी ने कहा कि इनके साहित्य के प्रेम को बढ़ाने के लिए, पुस्तक लिखने के लिए जो समय उनको जो पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है, उनमें उनकी धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा काम उनका है। क्योंकि उन्होंने अपना समय, जो एक पति और एक अर्धांगिनी का जो अपना समय है, वो भी उन्होंने उनके पहले क्या हिंदी भाषा के लिए, अपने पुस्तक लिखने के लिए, और कभी भी किसी समस्या में या कहीं उनको टोका हो, कहीं रोका हो। यह बहुत भाग्यवान है कि उनको ऐसी अर्धांगिनी मिली जो खुद उनके पहले जैसे शबरी के बेर हो, कि जो अपने पति का प्रेम और आगे चले, उसमें उसका बंटवारा ना हो, ये देखिए उन्होंने अपनी तरफ से उसके लिए किया। सभी सभागृह से विनती करता हूँ कि भाभी के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम अपने ही घर वालों के लिए, अपने फैमिली वालों को भूल जाते हैं। ऐसे समारोह में हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं, समारोह में हम उन सब वक्ता को इकट्ठा कर लेते हैं, व्यासपीठ पे जो व्यक्ति आते हैं उनसे अपना वक्त उनका लेते हैं, उनके लिए हम बात करते हैं, लेकिन उन सब लोगों को हम भूल जाते हैं जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में अपना वक्त भी इनके लिए त्याग करते हैं। बहुत बड़ी बात, अर्धांगिनी हो, अपने परिवार के बच्चे हो, क्योंकि ये सब जब वक्त हम उनके लिए, उनका जो वक्त है हम इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं अपना कार्य इतना बड़ा होता है, तो उन सब अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए भी हमें कुछ बोलना चाहिए। आपने यादव जी ने कहा कि हमेशा रंजीत यादव जी जब भी आपसे मिलते हैं कम बोला करते, लेकिन शायद वो ज्यादा सुनते हैं, और मेरा ऐसा मानना है जो लोग ज्यादा सुनते हैं, सुनो सबकी करो मन की, वो वैसे ही है, सुनते सबका है, करते अपने मन का है, लिख के दिखाते हैं, और अपने वाणी से, अपने लिखान से, अपनी किताबों के माध्यम से अपना विचार समाज में रखते हैं। और इन सब चीजों के लिए जो उन्होंने अपने विषय चुने, जो संतों की वाणी चुनी, जो संत चुने, अपनी भाषा की कला से, अभी यहाँ पे जो संत चुने दक्षिण भारत के हो, मराठी भाषा के हो, उनको हिंदी में रूपांतरण, यानी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से मिलाने के लिए हिंदी भाषा का सेतु होना बहुत जरूरी है। केवल सेतु ना हो, ये कनेक्शन ना हो, तो हम वो तक कहाँ पहुंचाएंगे? ये विचार अपनी अपनी भाषा में संतों ने लिखा है, दक्षिणी भाषा में लिखा होगा, किसी ने मराठी भाषा में लिखा होगा, सबकी अपनी भाषा जो होगी, संतों की वाणी होगी, उसमें लिखा होगा, लेकिन उसको आज की जिंदगी में, आज मर्रा की जिंदगी में अपनी सादा सहज हिंदी भाषा में सब तरफ ये पहुंचाया जाए, इसका विचार आज उन्होंने किया, और उसकी तरफ से अपनी एक कोशिश, अपना एक प्रयास उन्होंने यहाँ पे रखा है, और उसको हमें सराहना चाहिए। भले वो महाराष्ट्र से हो, बाबरगांव से हो। विक्रम जी ने कहा कि अभी उनको और ज्यादा जिम्मेदारी हमें देनी है। मुझे तो विक्रम जी कभी यहाँ नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में जो उन्होंने मुद्दे उपस्थित किए, मैं उनसे सहमत हूँ कि जो अपनी भूमि से लोग आते हैं, जो अपनी भाग से लोग आते हैं, उन्हें आगे पहुंचाने के लिए जो भी हम लोक प्रतिनिधि की तरफ से कर पाए, उन्हें हमें आगे चलाने के लिए करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बाबरगांव के शिक्षण, दयानंद शिक्षण संस्था में सीमित ना रहते उनकी उड़ान हमें और ऊंची करनी है, उनके पंखों में और जान फूंकनी है। लेकिन मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि जहां जो बाबरगांव से जुड़ जाता है वो बाबरगांव तक सीमित रहता है। उस मिट्टी में उसमें ऐसी उमंग है,
कि एक बार रावल गांव में चिटक गया तो वो उड़ान उसकी ऐसी होती है कि फिर उसको बोलना पड़ता है, ये लोगों जरा ऊंचा करो, आसमान को मेरी उड़ान अभी बाकी है। ये बावन गांव की मिट्टी का गुण, लातूर की मिट्टी का गुण। यहाँ सब एक साथ सलोखे से रहते हैं, एक दूसरे को आगे करने के लिए, एक दूसरे को आगे लाने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, किसी भाषा का हो। इस लातूर शहर में हो, लातूर की नगरी में हो, कभी भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि किसी को इसमें विभाजा गया हो या इसमें ये इनके हैं या उनके हैं इसे रखा गया हो। और इसी सब चीज़ों में एक ऐसी संस्कृति में हम जो बड़े हुए, पले बढ़े हैं, जो राजनीतिक संस्कृति हो, यहाँ के विचारवंत हो, यहाँ के लेखक हो, यहाँ के कवि हो, यहाँ के शिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, यहाँ के आरोग्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सभी ने अपना अपना योगदान, यहाँ के व्यापारी लोग जिन्होंने इस लातूर का व्यापार एक व्यापार दर्जेदार पेट जो बनाई है, इन सब चीज़ों के लिए आने वाले समय में, और ये सब जो लातूर को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र में अपने बड़े से पर्याय करते हैं, उन सबको ही हमें आगे लाने के लिए आज जरूरतमंद है कि सब एक साथ सबके पीछे हम ताकत ऐसे ख्यालों में, ऐसे व्यक्ति के पीछे उनको दें, उनको सराहें, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन है। हम ज्यादा कुछ नहीं भी कर पाए, लेकिन उनके पीछे से अगर एक कलाकार को जैसे कदरदान की जरूरत होती है, एक शायरा मुशायरा देने वाले के बाद कदरदान अगर वहां बोल दे तो वो कलाकार के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ताली भी मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन आज का मंच साहित्य का है, राजनीति का नहीं है, राजनेताओं का नहीं है। लेकिन आज हम सब राजनेता जो यहाँ मंच पे आए हैं, वो सिर्फ एक कदरदान की भूमिका से कि आज के आपके कार्यों को सराहने के लिए हम आए हैं, आपके कार्य में आप जो इसने किया उसमें भाव लगाने के लिए आए कि आप ये बात सुन के और अधिक अच्छी तरह आज आप 17 पुस्तकों का आपने लोकार्पण किया है, 17 से 21 हो, 21 से 25 हो। आपकी ये निरंतर प्रयास, निरंतर आपकी जो साधना है, उसमें और अधिक आप भर दे पाए, उसमें से और अधिक इन संतों की वाणी हो, आपकी अगर वाणी हो, उसमें समाज सुधारक किस तरह का कर सकते हैं वो देखना चाहिए। यादव जी ने एक वहाँ अपने वाक्य में कहा कि संतों ने कभी ये नहीं कहा कि समाज से परे हो जाओ, जंगल में चले जाओ, संन्यास ले लो, उसी में से आप अध्यात्म आगे कर सकते हो। समाज में रह के समाज को सुधारते हुए, समाज के साथ आप समाज को कैसे सुधारते हो, ये संतों ने ज्यादा कहा। वारकरी संप्रदायाच्या लोकांकडे जर आपण बघितलं तर गाव जाऊन तिथे लोकांना एकत्र करून, कोणी भारुड असेल, कोणी व्यक्ती असेल, तिथे आपले अभंग नाट्य हे त्यांचंही पोट पालन यातून होतं आणि त्याच्यामधून समाजामध्येही चांगला दृष्टिकोन त्याच्या माध्यमातून जाऊ शकतो। हे समाजामध्ये राहून समाजाला बदलण्याची प्रवृत्ती, समाजाला सुधारण्याची प्रवृत्ती, आणि त्या पद्धतीने यादवजींनी सांगितलं कि राजनीति आणि साहित्याचा जो काही एक रिश्ता है कि साहित्यकारों से राजनीतिक सीख सकते हैं, और राजनीति क्योंकि आज हमारा समाज राजनीति के ही प्रभाव में रहता है। कुछ बदल करना हो, कुछ लाना हो, कुछ नियम बदलना हो, कुछ समाज में दिखाना हो, तो राजनीति एक हमारा लोकशाही तंत्र जिस तरह से बना हुआ, हमारा संविधान जिस तरह से बना हुआ है, उसी के आधार से हम बदल आगे ला सकते हैं, बदल कर सकते हैं। आज जिस तरह से हमने आजाद भारत, आजाद हिंदुस्तान की स्थापना करने तक आज तक जो हमने प्रयास या प्रवास किया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए राजनीति और साहित्य का एक संगम होना बहुत जरूरी है। और वो संगम मीठा होना चाहिए, संगम में कटुता ना हो, संगम अपने स्वार्थ के लिए ना हो, साहित्य का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ना हो, और साहित्य का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक लोग, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, यहाँ पे आपकी किताब पढ़ते पढ़ते मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप ही की किताब का सहारा ले रहा हूँ सर। यहाँ पे आपने 62 क्रमांक में लिखा हुआ है कि तुका और मिठाई क्या करूँ रे, तुका और मिठाई क्या करूँ रे, पाले विकार पिंड, राम कहावे सो भली रुखी, माखन खांड खीर। इसका अर्थ आपकी इससे ही मुझे पता चला कि तुकाराम ने ये राम का नाम की महिमा एवं भक्ति के प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि राम की भक्ति ही उनके लिए उत्तम मिठाई है। अन्य मिठाइयों का मनुष्य के शरीर में विकार पैदा करती है,
लेकिन राम की भक्ति विकारों को दूर करती है। उससे भली वह जीवा है जो राम का नाम उच्चारण करती है। यह राम का नाम का माखन खीर और खान से मधुर है, जिससे अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। उसी राम के नाम को तुकाराम अपने जीवा पर हमेशा लेना चाहते हैं। इन्हें राम का नाम लेके अपने प्रकृति और प्रकार का जो प्रसाद है वो अगर हम संसार में बांटे तो संसार का निर्माण जो राम के लिए राम के नाम को साजिशा हो सकता है, ये शायद उसमें कहा गया हो। लेकिन आजकल की दुनिया में राम का नाम लेके अपना स्वार्थ साध्य करने के लिए कुछ राजनीतिक दल या कुछ राजनीतिक संस्था अपने स्वार्थ के लिए राम का नाम लिया जाता है। ये कहीं रुकना चाहिए, ये आज की पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। और मैं जाते जाते रंजीत यादव जी से इतनी ही विनती करूंगा कि आपने पुस्तक प्रकाशन आज किया है, ये पुस्तक 10,000 लोगों तक पहुंचे, ये तो बात सही है। लेकिन आज जिस युग में हम रहते हैं, सिर्फ किताब पढ़ने के लिए आज लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप मात्र देखने के लिए लोगों के पास निरंतर वक्त है। यानी आज के इस संसार में, आज भारत देश में एक सर्वे बीच में आया था कि आज अगर आप किसी को पूछेंगे कि आप किताबें पढ़ सकते हैं, वो लोगों को वक्त नहीं मिलता, बहुत बिजी है हम, किताब है लेकिन पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन यही सर्वे कहता है कि आज भारतवर्ष में प्रतिदिन कम से कम प्रति व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है वो 4 घंटे अपना समय उस फोन पे बिताता है। 4 घंटे अपनी आंखों से उस फोन को सराहता रहता है, पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। तो मैं रंजीत यादव से यही विनती करूंगा कि आपका इस पुस्तिका का, आपके सभी ग्रंथों का डिजिटल वर्जन भी हो, कि जो डिजिटल वर्जन इस दुनिया में, इस युग में, ये आने वाली पीढ़ी तक सहजता से पहुंच पाए, सहजता से उनके फोन पे रहे। कोई बोलता है किताब घर पे रह गई, सिरहाने पे रखी थी, उसको देख नहीं पाया, बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दी, लोग घर पे ढूंढते हैं। अभी जैसे शनिवार रविवार आता है तो हम कहते हैं किताब कहाँ है, लेकिन मिली नहीं, यहाँ वहाँ देख के शनिवार रविवार आते ही खत्म हो गया, सोमवार फिर अपने काम पे चले गए। इन सब चीजों के, लेकिन फोन मात्र, ये साधन हमारी जेब में, हमारे साथ 24 घंटे। हम अभी इतने इस साधन से जुड़े हुए हैं की एखादी कुठली गोष्ट असेल तर आपण जर विसरलो घरात, मात्र फोन चार्ज करायला विसरलो। लाईट जर घराची गेली तर आपल्याला चिंता असते, फॅन, एसी, गीजर चालेल का नाही, अहो पण ती फोनची बॅटरी चार्ज झाली। म्हणजे आपला टॉपअप आणि फोनची बॅटरी आपण नेहमी चार्ज ठेवतो। त्या पद्धतीने डिजिटल वर्जन आपल्याही ह्या सगळ्या पुस्तकांचा, सगळ्याच लेखकांनी आज आपल्या काळामध्ये पुस्तकांच्या डिजिटल वर्जन सहज लोकांपर्यंत उपलब्ध व्हावे। आणि हे जे आपण जसं छोटे छोटे ह्याच्यातून जे आपण पोस्ट निर्माण करू शकतो, जे हायलाइट्स त्याला म्हणतो, आजकालच्या लोकांना संक्षिप्तपणे सगळं पाहिजे, छोट्या ह्याच्यामध्ये सगळं जास्त पाहिजे, छोटा रिचार्ज, छोटा पॅक, हे सगळंच छोटं आहे। त्यामुळे आपल्या पुस्तकातलं देखील जर आपण आपला सार सहजपणे त्याच्यात आकर्षकपणे त्यांच्यासमोर सादर केलं तर नवीन पिढी, आमच्यासारखी, आमच्यापेक्षा तरुण पिढी या सगळ्या साहित्याशी सहजपणे जुळेल आणि त्याच पद्धतीने आपण सर्वांनी चांगलं काम करावं। मला अभिमान आहे की रणजित जाधव आमच्या संस्थेमध्ये एक शिक्षक आहेत, एक चांगले लिखाण ते करतात आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्यासोबत जास्त आता वेळ घालवून माझी देखील हिंदी सुधारण्याचा मला छंद। मराठी की अपनी एक जगह है, मराठी का भी अपना एक स्थान है। मैं खुद मराठी भाषा समिति का एक सदस्य हूँ। यानी हमारे राज्य में मराठी भाषा को और अधिक अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। त्याच्यामध्ये देखील आपण येणाऱ्या काळामध्ये चांगलं काम करू शकतो, म्हणजे दोन्ही भाषातून। आणि पुन्हा इंग्लिश, इंग्रजी ही आपली व्यवहाराची भाषा आहे। म्हणजे आज जर आपण आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बघितलं तर बरेच भले भले गावातले देखील ग्रामीण भागातली लोक, पहिले कसं होतं की हिंदी व्याकरण, मराठी व्याकरण अक्षर सेम आहे, त्यामुळे त्याचं तोड जोडून आपण आपली भाषा पुढे करत होतो। आता इंग्लिशचे अल्फाबेट वाचून सहज लोक मराठी लिहायला लागले व्हॉट्सअपवर। म्हणजे तिथं इंग्लिश पण येणाऱ्या काळामध्ये एखाद्या वेळेस त्याही भाषेला येणाऱ्या काळामध्ये मान्यता द्यावी लागेल, कारण ज्या सहजतेने लोक आता इंग्लिश वापरायला लागले की इंग्लिश अक्षरामधली मराठी, म्हणजे आता ही इंग्लिश जी नवीन व्यवहाराची भाषा तयार झालेली आहे।
ग्रामीण भागातून म्हणजे सहज आता माझ्या आणि माझ्या स्टाफचा संवाद आजकाल इंग्लिशमध्येच होतोय. तो सहज मला लिहितो, साहेब घरी जाऊ का? म्हणजे साहेब घरी जाऊ का तो मराठीत लिहित नाही, SAHAB साहेब GHARIG जाऊ का? सहज तो सहज वापर करून ह्याचा तो रोज आमच्यासोबत तो व्हॉट्सअपचा संवाद असतो. आताही देखील त्यानं मला काहीतरी मेसेज ठेवला असेल, सर घरी जेवायला काय सांगू, तो इंग्लिश मध्येच पाठवतो. म्हणजे निरंतर हा आमचा संवाद चालू असतो. भाषा शेवटी आपण एकमेकांसोबत आपल्या मनात त्याच्या मनापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि आपल्या मनात काय त्याला कळेपर्यंत त्याच्यामध्ये दुर्व्यवहार न होण्याचीच ही भाषाची एक सेतू आपण निर्माण केला आहे. त्या पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये अजून अधिक ह्याच्यामध्ये आपण सर काम करावं. अजून अधिक दयानंद शिक्षण प्रसारक मंडळाकडून देखील आपल्याला आपल्या लेखनामध्ये आपल्या ह्या सगळ्या कामामध्ये जे काही आमच्याकडून येणाऱ्या काळामध्ये सहकार्य संस्थेच्या वतीनं पाहिजे असेल, सरकारच्या वतीनं पाहिजे असेल, हक्काने आपण आम्हाला सांगावं. आपण आपली ती मदत करण्याचा मानस आम्ही नेहमी ठेवू. आजच्या कार्यक्रमाला आम्हाला बोलवलं, आमंत्रण केलं. अशा साहित्यिक कार्यक्रमाला माझ्यासारखा राजनीतिक ज्याचा साहित्याचा जास्त काही संबंध आलेला नाही, तुमच्या सोबत राहून थोडंफार सावलीमध्ये राहिल्यानंतर थोडंफार फळं चाकायला मिळतात आणि आता आपल्याला अजून दोन्ही साहित्यकारांचं, दोन्ही विचारवंतांचे विचार ऐकायचे. त्यामुळं जास्त आपल्या त्यांच्यात वेळ न घेता मी माझ्या वाणीला विराम देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.